कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के ऊपर कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारा टॉपिक है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि आपको हमारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको देख करके आप बहुत ही आसानी से आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर सकते हो। राइट, तो आपने क्या करना है, आपको हमारे चैनल के नाम के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको होम, वीडियो और प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। वहाँ पे IBO इग्नू एम.कॉम लिखा हुआ होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उस नाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी वीडियोज़ सारी प्लेलिस्ट के साथ जो है आपको मिल जाएंगी, जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में मोर देन 70-80% आप आराम से ला सकते हो। ठीक है ना। तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं इग्नू के, जो एम.कॉम सेकेंड ईयर के हैं उनका तो हालांकि कोर्स पूरा हो जा रहा है, पर जो फर्स्ट ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में जिन्होंने जस्ट अपना एडमिशन कराया है, अगर आपके दोस्तों में कोई अगर है तो आप उनको बता सकते हैं कि कॉमर्स की पाठशाला की तरफ से पेड क्लासेस स्टार्ट करने जो है होने वाली हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर। उसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगा क्लास के बारे में, तो आप उनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। राइट, और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर बिना समय बर्बाद किए उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट फाइनेंस इज अ व्हीकल टू रेज फंड्स थ्रू लोन्स फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स इन पावर, टेलीकम्युनिकेशंस, रोड्स, रेलवेज, थीम पार्क्स, एयरबस, ऑयल एंड गैस एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, है ना। तो आपको जैसा कि समझ में आ रहा है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो होती है एक तरीका होता है जहाँ पे आप पैसे रेज करते हो। ठीक है ना। किन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सोसाइटी में बन रहे होते हैं, जिसका इस्तेमाल सोसाइटी के काम को आसान करने के लिए, हमारी लाइफ आसान करने के लिए की जाती है। जैसे कि देखो, पावर का काम हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस का काम हो गया, रोड एंड रेलवेज़ की बात की जा रही है, थीम पार्क्स की बात की जा रही है। ये बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे जो है सोसाइटी बदलती है, सोसाइटी में एक तरह का बदलाव आता है। तो इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, इसमें पैसे लगाने के लिए जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है और प्रोजेक्ट फाइनेंस के माध्यम से ही जो है फंड्स को रेज किया जाता है। राइट, इट इज़ बेस्ड ऑन लेंडिंग अगेंस्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज rather than on the strength of the lending against project cash flow rather than on the length of the sponsors or promoters balance sheet, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जाती है ये बैलेंस शीट को देख करके नहीं किया जाता कि जो स्पॉन्सर है या फिर जो प्रोमोटर्स हैं उनकी बैलेंस शीट कैसी है, बल्कि ये देखा जाता है कि जो यहाँ पे लेंडिंग जो कैश फ्लो है, प्रोजेक्ट कैश फ्लो है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि काम जो है वो कितना बड़ा है और इसमें कैश फ्लो जो भी पैसे लगा रहे हैं उसका फ्लो किस तरीके का है। अगर फ्लो अच्छा है भाई तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, अगर नहीं अच्छा है तो लोग नहीं करना चाहेंगे। The debt ratio in the case of project finance is very high in order to discipline the management and reduce agency cost. It ranges from 60% to 95%, है ना। तो जो डेट रेशियो होता है, देखो यहाँ पे ये एक्सट्रीमली हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है प्रोजेक्ट फाइनेंस के केस में। और यहाँ पे एक नंबर दिया गया है जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी जो रेशियो होती है वो 60% से 95% तक की होती है डेट रेशियो। समझ रहे हो, यहाँ पे उधार कितना ज़्यादा लिया गया है। देखो, अगर जब उधार ज़्यादा लिया जाता है तो काम करने में भी आपको अच्छे तरीके से करना होगा। वो इसलिए करना होगा क्योंकि अगर आप काम अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आपने जिन लोगों से उधार लिया है वो भाई आपको फिर छोड़ेंगे नहीं, है ना। वो एक तरीके से आपके ऊपर जो है सर्विलेंस बैठा करके रखते हैं कि वो सारी चीज़ें चेक करते हैं वगैरह वगैरह। तो जो डेट रेशियो है वो 60 to 95% का है ना। इससे प्रोजेक्ट फाइनेंस की जो इंपॉर्टेंस होती है वो समझ में आती है, तो लोग जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसी को हम कहेंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस। ज़्यादा डिटेल में मैं इसके डेफिनेशन पे नहीं जा रहा। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, प्रोजेक्ट फाइनेंस में गवर्नमेंट एक रोल प्ले करती है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वहाँ पे स्पॉन्सर होते हैं जो कि कंपनी होती है जो स्पॉन्सर कर रही होती है, ऑपरेटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, ऑफ टेक पार्टीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं। ये वो सारी पार्टीज़ हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट फाइनेंस में इंक्लूडेड हो सकती हैं। राइट, बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, नो प्रोजेक्ट हिस्ट्री और पास्ट ऑपरेटिंग डेटा इज अवेलेबल,
The credit worthiness of the project depends on the project profitability and indirect credit support provided by the sponsors, lenders, EPC and OEM contractors, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, ऑफ टेक पार्टीज एंड द गवर्नमेंट। आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट फाइनेंस में जो आपकी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हिस्ट्री है उससे कुछ लेना देना नहीं है। सपोज आपकी कोई नई कंपनी है जिसने प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट बनाया था जहाँ पे कैश फ्लो जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे जो है ना लोग आप में कम इंटरेस्टेड होंगे, लोग वहाँ पे आपको लोन नहीं देना चाहेंगे, आप पैसे रेज नहीं कर पाओगे। बट इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पे ना प्रीवियस प्रोजेक्ट हिस्ट्री को नहीं चेक किया जाता, यहाँ पे चेक किया जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होने वाली है। जब कोई प्रोजेक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा तो उससे प्रॉफिट कितना निकलेगा, है ना, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, आप पैसे कितना जल्दी वापस कर देते हो, है ना। और यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि किस तरीके से स्पॉन्सर की तरफ से, लेंडर की तरफ से, ईपीसी की तरफ से, ओएनएम कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से, खासकर गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए मिल रहा है। अगर बेहतर मिल रहा है तो प्रोजेक्ट फाइनेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है, लोग इसमें पैसे लगाना चाहते हैं। द लेंडर्स गेट कम्फर्ट बाई हैविंग कॉम्पलेशन गारंटीज फ्रॉम द स्पॉन्सर्स, है ना। जो लेंडर्स होते हैं वो एक तरीके से कंफर्ट फील करते हैं जब उनको कॉम्पलेशन गारंटीज दी जाती हैं स्पॉन्सर्स के द्वारा, right? The sponsor assure the lender that project will be completed within the stipulated time and the course cost framework, है ना। सपोज 10 लाख रुपए का कहा गया कि 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, 10 लाख रुपए में हो जाएगा और 1 महीने के भीतर हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो जो स्पॉन्सर होता है, जो पैसे लगा रहा होता है, वो भी एक तरीके से इंटरेस्टेड हो जाता है कि चलो और पैसे लगा देते हैं, है ना। जो लेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है कि चलो और पैसे लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी हो जाएगा। तो स्पॉन्सर एक तरीके से गारंटी देता है, श्योर करता है लेंडर्स को कि प्रोजेक्ट जो है, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो टाइम डिसाइड किया गया उसी टाइम के भीतर में ये खत्म हो जाएगा और जो खर्च होने वाला है वो अकॉर्डिंग उतना ही पड़ेगा, है ना। इफ इट डज नॉट हैपन द लेंडर्स विल हैव रिसोर्स टू स्पॉन्सर्स बैलेंस शीट्स फॉर देयर क्लेम्स, है ना। तो इस केस में जो रिसोर्सेज होते हैं उसका क्लेम होता है, जो लेंडर्स होते हैं उनका क्लेम होता है बैलेंस शीट के ऊपर, है ना। तो वो चाहें अगर सही टाइम पे अगर काम नहीं हो पाता है तो उस चीज़ को लेकर क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारा काम ठीक से नहीं हो पाया, सही टाइम पे नहीं हो पाया, हमें लॉसेज हो रहे हैं, तो हमें भाई पैसे वापस करो, है ना। If a project is completed within a stipulated time and the cost framework, thereafter lenders have no claim to the sponsor's balance sheet, है ना। देखो यहाँ पे वही बात बोलेगी कि प्रोजेक्ट अगर सही टाइम पे खत्म हो जाए और सही कॉस्ट फ्रेमवर्क में खत्म हो जाए तो यहाँ पे लेंडर्स का किसी भी तरह का क्लेम जो है बैलेंस शीट के ऊपर नहीं रह जाता, पर अगर नहीं होता तो क्लेम रहता है और वो क्लेम में कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। देयर क्लेम विल बी मेट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एंड प्रोजेक्ट एसेट्स, है ना। तो अगर ये क्लेम करते हैं तो उसके क्लेम को पूरा करने के लिए जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो प्रोजेक्ट के एसेट्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। Thus the lenders provide limited resources finance during the construction period of the project and no resource finance to the project after the successful implementation। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, है ना। अब इसके बारे में और डिस्कस नहीं करते, अब डायरेक्ट पॉइंट्स पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। इन पॉइंट्स को मेंशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी बात, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल फीजिबिलिटी। सो द लेंडर्स वांट टू सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज प्रूवन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट डिजायरेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो जो लेंडर होता है, देखो जो भी लोग होंगे जो आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे, आपके प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो उस काम को करने के लिए वो उत्तम क्वालिटी की हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लाइक सही टाइम पे हो जाए, प्रूवन टेक्नोलॉजी हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, और जो भी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप चाहते हो कि एक दिन में 100 प्रोडक्ट तैयार हों तो वो हों, ऐसा नहीं है कि 100 आपने चाहा और 75 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, तो इससे आपको लॉस हो जाएगा ना। तो इस केस में इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। For this purpose, they need an opinion of independent consultants and engineering firms। अब इस पर्पज़ के लिए जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट होते हैं वो उनसे बात करते हैं, साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग फर्म्स होती हैं ये उनसे भी बात करते हैं, ताकि जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है उसको दिमाग में रखते हुए वो जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें। और प्रोजेक्ट फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क, सो वो इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में। सो द लेंडर्स वांट टू एश्योर दैट प्रोजेक्ट विल बी पुट टू ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑन स्टिपुलेटेड डेट एंड विल जनरेट फ्री कैश फ्लो to service the debt and provide the required rate of return to the sponsors after keeping reserves for operation and maintenance। देखो इकोनॉमिक वायबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट फाइनेंस में। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि जो लेंडर्स है वो चाहते हैं, वो एश्योरेंस चाहते हैं स्पॉन्सर्स के द्वारा कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो वो ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, जो भी टाइम है उस टाइम के भीतर, और जो भी जनरेट आप कैश करोगे उसी से आप हमारी जो है पेमेंट हमें आप वापस कर दोगे, ना कि आपके पास जो रिजर्व रखा हुआ पहले से जो आपके पास पैसे हैं आप उसका इस्तेमाल करोगे। मतलब वाइल ऑपरेशन डूइंग
दे आर आस्किंग कि उससे जो पैसे आएंगे वो उनको लाइक एक तरीके से वहीं पे उस टाइम पे पेमेंट हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, मतलब चलता रहे, और स्टिपुलेटेड जो टाइम है उस टाइम के भीतर ही जो है वो पूरा हो जाए। फर्दर देयर शुड बी लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर द प्रोजेक्ट आउटपुट एंड देयर मस्ट बी एन ऑफ टेक एग्रीमेंट विद द कस्टमर्स। और यहाँ पे जो डिमांड, जो भी प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं उसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म जो है उसकी डिमांड होनी चाहिए, ताकि जो प्रोजेक्ट आउटपुट है वो लगातार चलता रहे और जो बेनिफिट है कस्टमर्स को वो मिलता रहे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात बोली जा रही है कि ये ऑफ टेक एग्रीमेंट भी होना चाहिए कस्टमर्स के साथ रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट फाइनेंस, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी इज़ अ टॉपिक, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका ध्यान रखना रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी और रॉ मटेरियल्स। तो किसी भी प्रोजेक्ट फाइनेंस में सिर्फ पैसे तो लगाने से नहीं होंगे ना, जो भी प्रोडक्ट आपको तैयार करना है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द रॉ मटेरियल एंड द अदर इनपुट्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी अवेलेबल। तो जो भी लाइफ साइकिल है प्रोजेक्ट का, उस टाइम तक चलने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने जो प्रोजेक्ट है वो 10 साल का या फिर 15 साल का, मतलब लंबा कोई प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, तो उसको बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 5 साल तक आपने रॉ मटेरियल एक्सप्लॉइट किया और आपने प्रोजेक्ट को तो बनाया लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अब आपको रॉ मटेरियल लाने के लिए जो है दूसरे जगह जाना पड़ेगा, तो इससे तो दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रेज करती है कि उसकी भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस में इसका भी एक इम्पॉर्टेंट एक महत्व है। The project SPV may enter into an agreement with the raw material supplier to share the input risk, है ना। तो SPV जो है ना, वो जो है कि एग्रीमेंट कर सकता है मटेरियल सप्लायर के साथ कि जो इनपुट रिस्क होगा उसको किस तरीके से शेयर किया जाएगा। इफ द प्रोजेक्ट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल रिजर्व्स इन केस ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, bauxite reserve in case of aluminum project, the project SPV may enter into an agreement with the government for use of natural resources over the life of the project, है ना। तो देखो जो प्रोजेक्ट है, सपोज वहाँ पे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है ना, तो वहाँ पे ऑयल रिजर्व्स का इस्तेमाल होगा डेफिनेटली। अगर बॉक्साइट, अगर आप अल्मोनियम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस केस में आपके बॉक्साइट का इस्तेमाल होगा। तो इस केस में जो एसपीवी होता है वो गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट कर सकता है कि जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, मतलब ऑयल एंड गैस, इसको वो एक्सप्लॉइट कर सके, ताकि जो प्रोजेक्ट का लाइफ है वो लाइफ टाइम तक जो है ये चलता रहे, राइट। तो इस चीज़ के बारे में भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो अब आगे चलते हैं चौथे नंबर पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट, और यही आखिरी पॉइंट है, राइट। इसको कर लेते हैं। द प्रोजेक्ट एंटिटी मस्ट हैव कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट इन प्लेस इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो, तो कोई भी प्रोजेक्ट सही टाइम पे तभी पूरा हो पाएगा, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तभी हो पाएगा जब उसका मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन होगा। तो एक कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जहाँ भी आप पैसे लगा रहे हो, जो लेंडर्स हैं उनको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस के केस में जो मैनेजमेंट है वो बेहतर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि काम जो है सही टाइम पे पूरा हो पाए, आपके प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन जो है वो सही टाइम पे सक्सेसफुली हो पाए। इफ इट इज़ नॉट देयर देन प्रोजेक्ट एसपीवी मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द इंजीनियरिंग फर्म्स। अगर सही टाइम पे नहीं हो पाता या फिर कोई कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो इस केस में आप किसी इंजीनियरिंग फर्म के साथ एग्रीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है, इन केस ऑफ हांगकॉन्ग डिज्नीलैंड प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी ऑपरेटेड बाय डिज्नी अगेंस्ट अ मैनेजमेंट फी, है ना। तो यहाँ पे देखो, हांगकॉन्ग में जो डिज्नीलैंड प्रोजेक्ट बनाया गया, वहाँ पे प्रोजेक्ट जो है उसको ऑपरेट करने की बात की गई डिज्नी के द्वारा, एक मैनेजमेंट फ़ी के द्वारा। देखो, आपको पता है कि डिज्नीलैंड अमेरिका में भी है और हांगकॉन्ग में भी है। तो हांगकॉन्ग में जो चीज़ें बनाई गई हैं वह अमेरिकन हेल्प के साथ ही बनाई गई हैं। जो वहाँ की जो डिज्नी है, जो अमेरिकन जो डिज्नी है, उन्होंने हेल्प करा है हांगकॉन्ग के डिज्नीलैंड को क्रिएट करने में या फिर उसको बनाने में, लेकिन उसके लिए उसको फिर फ़ी पे करना पड़ा है। हांगकॉन्ग की डिज्नीलैंड को, अमेरिकन डिज्नीलैंड को फ़ी पेमेंट करना पड़ा, जिसे हम मैनेजमेंट फ़ी कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था, जहाँ पे मैंने आपको सारी बातें बताई हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस और रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है भाई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलो। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।